Hindu law. Very good morning to all, first of all. Now, this is a subject wherein I hope every person is like majority of you people belong to Hindu community and दिमाग में क्वेश्चन होगा कि भाई what is this Hindu law and does this law exist? कहाँ है ये? कैसा है? This is what आपके दिमाग में queries होगी. So let's get started and we'll see how does this particular law came into existence. Presently, so this act is not codified. Because I am saying it is not codified, then how we are going to be governed by it? That is important question. So let us see. हिंदू लॉ जो है बेसिकली हम बोलते हैं कि इट इज़, अगर हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं इसका तो विल फाइंड इट दिस इज एन अनकोडिफाइड. अब अनकोडिफाइड है तो हाउ वी आर गोइंग टू लाइक अप्लाई दिस पर्टिकुलर लॉ. तो रीज़न बिहाइंड इट इज़ और रीज़न बिहाइंड being Hindu law and uncodified is that India admits the operation of personal law. Why it admits the operation of personal law? For the reason that in India, because there is a diversion in the religion, there is a diversion in the various communities. So on the basis of that, every community want to apply their own law. Every community want to apply their own personal law. They want to be governed by their own personal law. We have a Hindu, we have a Muslim, we have a Christians, we have Parsis. अब एक का लॉ दूसरे के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते हैं. हर एक का बेसिकली लॉ जो है पर्सनल लॉ कुछ प्रोविजन करता है उनके बहुत से ऐसे इश्यूज जैसे फॉर एग्जांपल एडॉप्शन हो गया, मैरिज हो गया, सक्सेशन हो गया, इनहेरिटेंस हो गया. तो अलग अलग पर्सनल लॉ में अलग अलग प्रोविजंस हैं और इसीलिए एक कम्युनिटी का पर्सनल लॉ हम किसी दूसरे रिलीजन या कम्युनिटी के ऊपर नहीं अप्लाई कर सकते हैं. और इसीलिए रीज़न ऐसा रहा कि इसको कोडिफाइड करना एक अपने आप में बहुत बड़ी मशक्क़त है और ये मशक्क़त की है. कुछ लॉज के फॉर्म में ये हमारे पास आया है, बट जब तक ऐसा नहीं था तो मेजॉरिटी पार्ट जो है आज भी अगर देखा जाए हिंदू लॉ ओवरऑल इज एन अनकोडिफाइड लॉ. इट मीन्स कि जो भी राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं हिंदूज़ की, भले ही वो हिंदू लॉ से गवर्न हो रही है, बट उसके बारे में हमको ये नहीं पता है कि बेसिकली ये कंसोलिडेटेड एक्ट के रूप में कहीं हमारे पास में अवेलेबल है या नहीं है. फॉर एग्जाम्पल एडॉप्शन की बात करते हैं तो एडॉप्शन से रिलेटेड एक एक्ट बाद में आया, मेंटेनेंस से रिलेटेड एक एक्ट बाद में आया, फिर सक्सेशन से रिलेटेड एक एक्ट बाद में आया. बट कहने का मतलब है एक लॉ के अंतर्गत यूनिफॉर्मली जनरल अप्लाई होने वाले सारे लॉज अभी तक हमारे पास में नहीं है, क्योंकि हमारे इश्यूज भी आने वाले समय में या जैसे जैसे समय गुजर रहा है वो बढ़ते जा रहे हैं और इस वजह से इस एक्ट को कोडिफाइड कर पाना अपने आप में इज अ डिफिकल्ट टास्क. Therefore, we say that it is an uncodified task, and reason behind it is because in India there is operation of various other personal laws. For Hindus, there is a Hindu law. For Muslims, there is Muslim law. For Christians, there are Christian law, and for Parsis, there is a Parsi law. And because of this particular existence of these personal laws, no uniform law could be made applicable over these population. And important thing is this again particular law, which is being a Hindu law, but though it is applied to the majority population of India, but again it is an uncodified law. So it is again a traditional law and it's subject to certain exceptions. Certain exception means what? जैसे ट्राइबल्स जो हैं वो भी हिंदू हैं, बट उनके लिए ये हिंदू लॉ अप्लाई नहीं होता है. दे हैव देयर स्पेशल लॉज, दे हैव देयर स्पेशल ट्राइबल लॉज. तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि दो हिंदू लॉ इज अ ट्रेडिशनल लॉ, बट देयर आर सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शंस दैट एनी पार्ट ऑफ दैट लॉ मे बी मॉडिफाइड और एब्रिगेटेड बाय द स्टैट्यूट. ये जो पर्टिकुलर जो भी हिंदू लॉ बनेगा, जो भी हिंदू लॉ बनेगा या जो भी हिंदू लॉ लोग फॉलो करते आ रहे हैं, क्योंकि वो अनकोडिफाइड है, हमको नहीं मालूम है उसका सोर्स, बट क्योंकि वो अनकोडिफाइड है और हम मेमोरीज के द्वारा जनरेशन टू जनरेशन उसको फॉलो कर रहे हैं,
तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम लॉ बना के किसी ऐसे पर्टिकुलर स्टैट्यूट को मॉडिफाई कर सकते हैं और एब्रोगेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए पहले जो है वो सती प्रथा था, विधवा विवाह था, विधवा विवाह नहीं था, पर हमने बाद में विधवा विवाह का बेसिकली विडोज रीमैरिज एक्ट पास करके हिंदू लॉ में मॉडिफिकेशन किया। सती जो है उसको रिमूव करके हिंदू लॉ में हमने क्या किया, चेंजेस लेके आए, मॉडिफाइड किया उसको। तो इस तरीके से जो भी ट्रेडिशनल लॉ है, हाँ, वो देखा जाए तो इट इज़ लाइक बिकॉज अनकोडिफाइड नेचर का है, बट हम स्टेट में किसी भी तरीके से नया स्टेट्यूट ला के मॉडिफाई कर सकते हैं इस ट्रेडिशनल लॉ को। अब ये जो हिंदू लॉ है इसकी एप्लीकेबिलिटी अगर हम देखते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ हिंदूज के ऊपर अप्लाई होता है। अब हिंदूज के ऊपर अप्लाई होता है तो देखा जाए तो कोर्ट को ये जो पावर है, प्रेजेंट में जो कोर्ट को पावर है कि भाई हिंदू के ऊपर हिंदू लॉ अप्लाई करो, ये जो पावर है ये ब्रिटिश पार्लियामेंट इंडियन कोर्ट्स को देके गया है। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कुछ ऐसे इंपीरियल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेशंस बनाए हैं, बाय वर्चू ऑफ दोज लेजिस्लेशंस प्रेजेंट में देखा जाए तो इंडियन कोर्ट इन पर्टिकुलर प्रोविजंस को हिंदूज के ऊपर अप्लाई करता है। अब ये कैसे समझेंगे, सपोज फॉर एग्जांपल के तौर पे अभी आप सबको पता है कि व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू एग्जिस्टेंस, है ना, फिर कॉन्स्टिट्यूशन जब आया तो इसे तो हम बोलते हैं कि इट इज द ऑल्सो द मदर ऑफ ऑल द लॉ एंड इट इज ऑल्सो द फादर ऑफ ऑल द लॉ। तो ऐसे वक्त में हम ऐसा बोलेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के पहले के जो बेसिकली एक्ट थे, वो एक्ट तो किसने पास किए थे, वो जो एक्ट जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की भी अगर हम बात कर लें, जिसका पूरा का पूरा प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे का ऐसे ही एक्सेप्ट कर लिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का, वो भी किसने पास किया था, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था। तो कॉन्स्टिट्यूशन के पहले के जितने भी बेसिकली एक्ट है वो सब ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास हैं। तो वट एवर द एक्ट विच वेर पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट वेर कॉल्ड एज एन इंपीरियल और प्रोविंशियल लेजिस्लेशन। बट इंपीरियल और प्रोविंशियल लेजिस्लेशन क्योंकि ऑलरेडी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बना दिए थे पर्टिकुलर कुछ इश्यूज के ऊपर, और क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट के बेसिकली यहाँ से चले जाने के बाद में जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा बोला गया कि कुछ लॉज जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए हैं, बट दीज लॉज आर गुड इन नेचर एंड बीइंग पॉपुलर अमंग द हिंदूज, देन इन दैट केस या अमंग द इंडियंस उन लॉ को ऐसा का ऐसा ही बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 372 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने वैसा ही अप्लाई रहने दिया। अब on the basis of that application, that is to say by virtue of article 372 of the Indian Constitution, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए लॉ जिनको कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जगह मिली है, उन पर्टिकुलर लेजिस्लेशंस के अंतर्गत मिलने वाले रूल्स, रेगुलेशंस, राइट्स एंड ड्यूटीज को एनफोर्समेंट में लाने का पावर प्रेजेंट में इंडियन कोर्ट्स के पास में है। तो ऑन हिंदूज को derive this power from the statutes which were passed by the British Parliament and by the imperial and provincial legislations। जो भी स्टेट्यूट ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए थे एंड बाय द इंपीरियल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेशंस वेर कंटिन्यूड इन फोर्स टिल द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया। और कॉन्स्टिट्यूशन आ जाने के बाद में अब तो हमको ब्रिटिशर्स के द्वारा पास किए गए सब लॉज वापस कर देने थे या यूज नहीं करने चाहिए थे, लेकिन क्योंकि इट वुड टेक टाइम टू मेक फर्दर न्यू लॉज एंड टू अप्लाई ओवर द इंडियन सिटीजन्स, ऐसा पाया गया कि दोज लॉज विच वेर ओके टू इंडियंस, उन लॉज को हम आर्टिकल 372 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा वैसा का वैसा ही क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। तो दीज स्टैट्यूट्स आर टू बी अप्लाइड अनलेस दे आर अल्टर्ड एंड रिपील्ड। अब देखा जाए तो जैसे सपोज फॉर एग्जांपल के तौर पे विडोरी मैरिज एक्ट है, कास्ट डिसेबिलिटी एक्ट जो है, हिंदू कास्ट डिसेबिलिटी एक्ट, ये सब एक्ट जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए थे। उसके बाद में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के वर्चू से हमने उसको अप्लाई भी किया और समय पड़ने पर हमने इन प्रेजेंट इन स्टेट्यूट्स को जो कि बेसिकली ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास किया था, टाइम टू टाइम नए रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा के नीड ऑफ सोसाइटी के अनुसार या चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में रखते हुए वी हैव इवन अल्टर्ड एंड आल्सो रिपील्ड दिस पर्टिकुलर एक्ट। सो सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर लेजिस्लेशंस आर जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्स के द्वारा पास हुए थे और कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले बनाए गए, बट साथ ही साथ उनको आज भी हम
अप्लाई करते हैं हमारे इन पर्सनल इश्यूज के लिए। सबसे पहले आता है द कास्ट डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट विच वाज पास्ड इन द ईयर 1850। Second one is the Hindu Widow Remarriage Act which was passed in the year 1856. Third one is the Hindu Inheritance Act which was passed in the year 1928. Then the fourth is Hindu Gains of Learning Act 1930. And next is the Hindu Women's Right to Property Act 1937. So these were the basically laws जो हम बोल सकते हैं कि जो कब बने थे, कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले बने थे। अगर हम कुछ एग्जाम्पल ले लें कि ऐसे कोई एक्ट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद में आए और जो कि स्पेसिफिकली डील करते हैं हिंदू से, जैसा मैंने आपको बताया कि हम बाद में कुछ अमेंडमेंट या कुछ रिपील करके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉज में भी कुछ चेंजेस ला सकते हैं। तो जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल के तौर पे द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, नेक्स्ट इज द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, then in that next is the Hindu Minority and the Guardianship Act 1956, the Hindu Adoption and the Maintenance Act 1956, then the Women's Right to Property Act। ये सब जो एक्ट है ये कब एग्जिस्टेंस में आए हैं? आफ्टर द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर हम स्पेसिफिकली देखें, ऊपर से देखें, तो क्या हमको एक चीज़ पता चलती है, दैट इज अगर हम बात करते हैं कि हिंदू लॉ की, तो हमको 3-4 बातें ध्यान में रखनी है बिफोर वी गो फर्दर। कि सबसे इम्पॉर्टेंट इज कि हिंदू लॉ जो है ये एक तरीके का अनकोडिफाइड लॉ है। ये अनकोडिफाइड लॉ क्यों है? क्योंकि हम सब यहाँ पे अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, हमारे अपने पर्सनल लॉज हैं, और हमारे अपने पर्सनल लॉज जो हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ क्या है, जो भी हिंदू राजा रहते थे, मुस्लिम राजा रहते थे, वो अपने हिसाब से उस वक्त कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते थे और वो लोगों के ऊपर अप्लाई करते थे। वो सोचते थे कि हिंदू है तो हिंदू के ऊपर हिंदू लॉ, मुस्लिम्स के ऊपर मुस्लिम लॉ। तो इस तरीके से प्रैक्टिसेस होने की वजह से देखा जाए तो पर्सनल लॉज हमेशा ही अनकोडिफाइड लॉज के रूप में रहे, क्योंकि वहाँ पे हमने सिर्फ बिहेवियर को स्टडी किया एंड बिहेवियर के बेसिस पे हम मैटर को डिसाइड करते थे, या ऑलरेडी डिसाइडेड मैटर्स जो रहते थे उनके द्वारा राजा अपने मंत्रियों की मदद से, या जो गांव में जो हेड है वो अपने मेंबर्स की मदद से मैटर को डिसाइड करता था। और इस वजह से बेसिकली देखा जाए तो पर्सनल लॉज जो है वो अनकोडिफाइड रह गए। और इट मीन्स इसमें सिर्फ और सिर्फ देखा जाए तो जो भी पर्सनल लॉज होते हैं वो राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन इसको ही डील करते हैं। बिकॉज वी आर नाउ डीलिंग विद द हिंदू लॉ, तो इट ओनली कवर्स द राइट्स एंड द ड्यूटीज ऑफ द हिंदूज, राइट। नेक्स्ट इज, एक तरीके से देखा जाए तो क्योंकि हिंदू लॉ जो है वो क्या है, एक ट्रेडिशनल लॉ है। और ये ट्रेडिशनल लॉ इसलिए है क्योंकि पुराना है और हम काफ़ी जनरेशन से इसको फॉलो करते आ रहे हैं। भले ही अनकोडिफाइड होगा, हमारे दादा दादी परदादा जो बोलते थे, हमको नहीं मालूम है कि वो कौन सी बेसिस पे कहते थे, बट वी से कि अच्छा ठीक है, मैरिज इज टू बी डन लाइक दिस, ये सेरेमनीज उसमें होना चाहिए, प्रॉपर्टी इज टू बी बाइफरकेटेड अमंग, जैसे मिताक्षरा और दया भागा, मिताक्षरा एंड दया भागा आर दी 2 स्कूल्स। आपको ये पता करना है कि आप मिताक्षरा स्कूल को बिलोंग करते हैं या दया भागा स्कूल को बिलोंग करते हैं। मे बी दिस 2 वर्ड्स मे बी वेरी लाइक आपको भारी लगे, बट कहीं ना कहीं आप ये दोनों में से किसी एक स्कूल को ही बिलोंग करते हैं, राइट। तो इसमें नॉर्मली जो, अगर आप समझना चाहते हैं कि आप कौन से स्कूल को बिलोंग करते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि जो बंगाल है बेसिकली वो दया भागा को फॉलो करता है, और बंगाल के अपार्ट जितने भी लोग हैं वो सब मिताक्षरा स्कूल को बिलोंग करने वाले होते हैं। तो अब ये स्कूल्स क्या होते हैं और इनमें क्या स्पेसिफिकली स्ट्रिक्ट डिफरेंशिएशन क्या है, बाइफर्केशन क्या है, ये आने वाली क्लास में विल बी सीइंग इट। बट प्रेजेंटली हमको इतना पता है कि ऑन हिंदूज द हिंदू लॉ इज अप्लाइड, एंड साथ ही साथ ये ट्रेडिशनल लॉ है और देर इज सर्टन एक्सेप्शन टू दिस पर्टिकुलर लॉ। और ये एक्सेप्शन जो है ये कभी भी बेसिकली हम ऐसा बोल सकते हैं कि नया लॉ लाके हम ट्रेडिशनल लॉ को मॉडिफाइड कर सकते हैं और एब्रोगेट कर सकते हैं। और जहाँ तक बात आती है एप्लीकेशन ऑफ हिंदू लॉ को, तो ये ऑन हिंदूज के ऊपर ही अप्लाई होता है। तो प्रेजेंट में कोर्ट कैसे अप्लाई करेगा, प्रेजेंट में कोर्ट को पावर कहाँ से मिला ये हिंदूज के ऊपर हिंदू लॉ अप्लाई करने का? तो प्रेजेंट में कोर्ट को पावर मिला उन लॉज के द्वारा जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए थे। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो लॉ पास किए थे उन लॉज को हम क्या कहते हैं, इंपीरियल या फिर प्रोविजनल
प्रोविंशियल लेजिस्लेशंस कहते हैं। इंपीरियल या प्रोविंशियल लेजिस्लेशंस क्यों कहते हैं? क्योंकि पहले प्रोविंस में कंट्री को बांटा गया था, उन प्रोविंस को प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए लेजिस्लेशंस बनाए जाते थे, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कॉल द सेम टू बी इंपीरियल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेशन. On the basis of those imperial and provincial legislations which were enacted by the British Parliament, present court in India gets the power to apply these provincial legislations and imperial legislations over the Hindus. Now the statutes which were passed by the British Parliament and by the imperial and provincial legislations were continued in force till the framing of the constitution in India. Constitution आ जाने के बाद में हम अभी हमारे पास में एक यही ऑप्शन रहा कि या तो हम क्या करें, नए लॉज बनाएं, या फिर क्या करें, जो पुराने लॉज हैं वो अगर हमको ओके है, दे आर नॉट इन कॉन्ट्राडिक्शन विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देन इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं, उनको वैसा का वैसा ही अडॉप्ट कर सकते हैं, है ना. So on the basis of the Article 372, all those legislations which were not in contradiction with the provisions of the Constitution, we adopted all those British made legislations and applied over the Indian people through Indian courts. So these statutes are to be applied unless they are altered and repealed. But it is not necessary that we have to compulsorily apply the laws which were made by the British Parliament. If the present Indian government or after the constitution, making of the constitution, whatsoever the government come into existence, if they find that the British made legislations are not good to be applied in the present day context, then in that case what could be done? We can make a statute, and by virtue of making new statute we can alter and repeal the earlier statute. So that is to say the earlier statute can be applied unless and until they are altered and repealed. So till the time they are altered and repealed, they could be applied as it is. Now we can go for somewhat an examples of the legislations. Now the examples of the legislation is like which were passed by the British Parliament, and these legislations which were passed by the British Parliament and even in the present day context we apply this. So that is the Caste Disability Removal Act 1850, the Hindu Widow Remarriage Act 1856, the Hindu Inheritance Act 1928, the Hindu Gains of Learning Act 1930, and the Hindu Women's Right to Property Act 1937. So all these are the acts which are there in existence even in the present day. We apply these particular act to our court to the Hindus, and after making of the constitution we also have some of the examples of the legislations which were made by the government and is earlier personal law, some uncodified provisions has been amended and repealed by virtue of passing of these new particular act. Now these new particular act you may jot down the Hindu Succession Act 1955, which we are going to study under this particular subject itself. The Hindu Succession Act 1956 again will be studying it because it is passed after the making of the constitution. Then the Hindu Minority and the Guardianship Act 1956. Next is the Hindu Adoption and the Maintenance Act 1956. So first act which was passed in the year 1955 was the Hindu Marriage Act. This is in relation to the marriage, rights of the parties, and the duties of the parties in the marriage. Then the Succession Act. So how the property is going to be succeeded by the legal heirs has been covered under the Hindu Succession Act 1956. The next is Hindu Minority and the Guardianship Act, wherein it says that how the minor can enter into the marriage contract, or who will be the guardian for the minor in the marriage, because as we said that personal law even differs from geographical limits, from one geographical limit to the another geographical limit. The tribals, they have a special law which says that even a minor can enter into a contract of marriage. If these are the provisions, then in that case who would be the guardian and how would be the guardian complying with its role in the minority entering into any kind of such contract, then in that case all those things are covered under the Hindu Minority and the Guardianship Act 1956.
Next is the Hindu Adoption and the Maintenance Act. Suppose if anybody want to adopt adopt any Hindu, minor Hindu, then in that case, what would be the procedure? What would be the qualification for the person who is adopting and the person who need to be adopted? And once the adoption is done, then whether that adoption could be revoked back, and what are the provisions relating to the maintenance which is claimed by the children, by for the grandparents. So, and the person against whom we can claim a maintenance, all these are the provisions which are now and then part and parcel of our life. So, all these issues are being covered under the different legislations which I have given you, and these again the legislations which you are going through this particular screen, or you could see in the screen, are the legislations which were though passed by the British Parliament but is still in existence, and we are governed by this particular legislation. So till this time, I would say these are the things which you have to keep it in mind. And ये आपके लिए सिर्फ एक background है एक तरीके से हिंदू लॉ के लिए, but जो important question which comes is who is Hindu and to whom Hindu law apply. These are this type of questions you will be getting, right? So till the time of our next class, I would say this is the thing.